मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की एक खबर से शुरुआत करते हैं कि कतर में जो हमारे नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी हैं उनको मौत की सज़ा मिल गई है। तो चूँकि इसमें भारत सरकार का या भारत का कोई रोल नहीं है और विदेश में हो भी नहीं सकता, तो इसलिए एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि इन सैनिकों को, जो पूर्व सैनिक हैं हमारे, इनको वापस कैसे लाया जाए। और इनको लाने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, वो है डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक। ये रास्ता कैसे? चूँकि कतर में शरीयत कानून है और शरीयत कानून में अपने जो उनके सज़ा होती है वो बहुत कठोर होती है। और इसलिए कतर में या पूरी जो सऊदी इलाका है, जो अरब का इलाका है, इसलिए वहाँ अपराध कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे शरीयत कानून के हिसाब से सज़ा, इमीडिएट सज़ा मिलती है। तो इन जो 9 सैनिक हैं हमारे, इन पर आरोप लगा कि ये इजराइल के लिए जासूसी करते थे। पर लेकिन एक वो रिटायर लोग हैं, एक कंपनी में काम करते थे, तो वो इजराइल के लिए क्यों जासूसी करेंगे? इजराइल का क्या रखा है? ये बात समझ में नहीं आई किसी 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 तरह से कि ये लॉजिकल नहीं है कि इजराइल के लिए आप जासूसी कर रहे हैं। वो नौकरी करने वहाँ गए थे। तो अब उनको छुड़ाने का एक ही तरीका है, वो है डिप्लोमेसी। यानी जो वहाँ की राजशाही है कतर की, वहाँ से भारत सरकार बात करे, और अगर प्रधानमंत्री अपने लेवल पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो उनको सज़ा माफ़ कर देंगे और वापस हिंदुस्तान भेज देंगे। तो उनकी सुरक्षित वापसी का एक ही रास्ता है, वो है डिप्लोमेसी, और वो प्रधानमंत्री को कोशिश करनी होगी। तो आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं और हम जितने हमारे पास अधिकार है, जैसे विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में बहुत ज़्यादा उसका निकलता नहीं है, क्योंकि अगर कोई देश नहीं मानता है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में हमारे एक नेवल पूर्व अधिकारी हैं, वो कई सालों से जेल में हैं, और जब उनको भी फांसी की सज़ा हुई थी, तो वो जब मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गया तो वो तब स्टे मिला हुआ है। बस सिर्फ इतना ही हुआ कि उनको स्टे मिला हुआ है, उनको कहा कि आप फांसी मत दीजिए और अब इंक्वायरी करते रहिए, तो उनकी फांसी रुक गई है। और लेकिन अभी उनको छोड़ा नहीं गया है। तो अभी जो हमारे पूर्व 9 सैनिक हैं 8, वो अभी 1.5 साल से कतर की जेल में बंद हैं। तो उनको भी छुड़ाना ये सरकार के लिए चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रुतबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, और जो उनकी व्यक्तिगत दोस्ती बन रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नेताओं से, तो ज़रूर इसका फ़ायदा हमारे सैनिकों को मिलना चाहिए। और हालांकि इस पर थोड़ा सा जो अरब देश के लोग हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हैं कि हम लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक इशू है कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम फ़िलिस्तीन के खिलाफ़ नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ़ हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, और ये अरब देशों को इस बात का पता होना चाहिए कि हम हमास के खिलाफ़ हैं, हम फ़िलिस्तीन के खिलाफ़ नहीं है। और फ़िलिस्तीन को अभी तो भारत सरकार ने सहायता भेजी है, तो इसलिए ये डिप्लोमेटिक स्तर पर ये सुधर जाएगा। मित्रों दूसरी एक इंटरेस्टिंग खबर है कि बदायूं के एक एसडीएम ने राज्यपाल को नोटिस भेज दिया कि आप यहाँ हाजिर होइए। आपको पता है कि जो संविधान की अनुच्छेद 361 है, उसके हिसाब से कोई भी कोर्ट राज्यपाल को और राष्ट्रपति को तलब नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते, उन पर एफआईआर नहीं हो सकते, उन पर केस नहीं हो सकते हैं। तो ये एसडीएम कोई विनय कुमार हैं बदायूं के, इन्होंने एक परिवार के झगड़े में, कि उनकी संपत्ति किसी ने अपने नाम पे करा रही है, और उसमें राज्यपाल को पार्टी बनाया है और तुरंत उनको नोटिस भेज दिया। तो राज्यपाल के सेक्रेटरी ने डीएम को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो एसडीएम है उनको आप चेतावनी दीजिए और उनको कहिए कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। तो डीएम ने उनको नोटिस दे दिया, उनको समझा भी दिया कि इस तरह की आप जो है, आपको कानून की जानकारी नहीं है, तो पहले आप कानून की जानकारी लीजिए और उसके बाद तब फिर निर्णय दीजिए। तो ये भी एक बड़ा रोचक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया है प्रकाश में। और मित्रों एक और खबर है, भारत में आज इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसमें प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जो आउटडेटेड मोबाइल स्मार्टफोन थे, जो आउटडेटेड स्क्रीन हो जाती, इसी तरह से सरकार, उस वक्त कांग्रेस की सरकार भी आउटडेटेड थी और देश की जनता ने उसे बदल लिया है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से एक स्क्रीन, पुराने फ़ोनों की स्क्रीन हैंग हो जाती है, वो रीस्टार्ट करो या उसकी बैटरी चेंज करो, वो नहीं होती है,
तो फिर उसको बदलना पड़ता है। तो ऐसे सरकार ने 2014 में सरकार बदली, और जो 2014 में सरकार आई उसने कितना इस देश में चेंज किया है, बदलाव किया है। तो 2014 का चुनाव बदलाव का चुनाव था, और उन्होंने बताया कि जो 2018 में हमारी जो मोबिलिटी स्पीड थी इंटरनेट की, वो 118 नंबर पर था हम दुनिया में, और अब हम 43 पर आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि अभी 5G हमारे देश में लॉन्च हुआ है, और हमने 5 लाख से ज़्यादा स्टेशन बना दिए हैं, और अब 6G के ट्रायल शुरू हो गए हैं। तो हम मोबाइल सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आ रहे हैं, जैसे आईफोन हमारे देश में आ रहा है, यहीं से मैन्युफैक्चर हो रहा है। गूगल ने भी अनाउंस कर दिया कि हम जो गूगल पिक्सल फ़ोन है उसको भी हिंदुस्तान से उसका प्रोडक्शन करेंगे। और इसके अलावा कम से कम 400 कंपनियां यहाँ आ चुकी हैं जो मोबाइल बना रही हैं पूरी दुनिया भर की और हिंदुस्तान की। तो ये बहुत बढ़िया हुआ कि मेक इन इंडिया के तहत हुआ। तो ये मोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी लोगों के लिए एक नया संभावनाएं लेकर आया है। और उस संभावनाओं से अभी हम देखिए, आपकी जो हमारा युवा वर्ग है वो इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, जो कभी सरकार सोच भी नहीं सकती, या जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अपना जो इंजीनियर के लिए 10-20-25 हज़ार की नौकरी के लिए तरसते थे, आज वो अपना यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और तमाम जो ऑनलाइन मीडियम है उसके ज़रिए लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये जो हमारे देश में इंटरनेट बढ़ रहा है और हमारे देश में जो मोबिलिटी बढ़ रही है, उसके कारण उसकी संभावनाएं, वो हमारे देश के युवाओं को उसका फ़ायदा मिल रहा है। और 6G आ जाएगा तो और भी फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी। थोड़ी सी बात हम चुनाव की भी कर लेते हैं। अब हमारे देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में आपने देखा कि किस तरह से ईडी ने वहाँ हस्तक्षेप किया, और मुख्यमंत्री के बेटे और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनके तमाम जो जगह थे, उनके ऑफिस थे, उनके घर थे, उनको खंगाला, और उनका ये कहना कि हमें बहुत सारे प्रूफ मिले हैं। और तो ये एक पॉलिटिकल इशू बना। इसके अलावा आज गृह मंत्री तेलंगाना में थे, वो अपना वहाँ पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी जो उज्बेकिस्तान चले गए थे छुट्टी मनाने, वो आज हिंदुस्तान लौट आए। तो ये भी एक बड़ा ट्रोल हुए वो, कि जब चुनाव के टाइम पर ही छुट्टी मनाने के लिए उज्बेकिस्तान चले गए, तो आज लौट आए हैं। और इसके अलावा अब प्रधानमंत्री के जो टूर हैं वो लगेंगे, और लगातार अब रैलियाँ होंगी। आज प्रधानमंत्री चित्रकूट में थे और कल दूसरी जगह होंगे। तो इस तरह से अब ये चुनाव का जो बिगुल जो है वो बहुत तेज़ी से बज रहा है। और अब इस पर छत्तीसगढ़ में तो 7 नवंबर को पहला फेज़ का चुनाव है, मिज़ोरम में भी 7 नवंबर को है। तो उसके लिए भी लगभग फाइनल जो प्रचार का अभियान है वो चल रहा है। और इसके अलावा मित्रों, क्रिकेट में हम बात करें तो आज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। और पाकिस्तान ने 271 रन बनाए, और साउथ अफ्रीका अभी 258 रन बना चुके हैं, 8 विकेट आउट हो चुके हैं। और ऐसा लगता है कि उनको जीत के लिए 34 बॉल में 13 रन चाहिए, लेकिन उनकी विकेट नहीं है उनके पास, यानी 2 विकेट बचे हुए हैं। और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला है। इसका जैसे डेवलपमेंट होता है मैं आपको बताऊँगा। और 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच होगा, वो भी एक निर्णायक मैच होगा। तो उसके बाद फिर सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे। तो आज ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान हार गई तो वो बाहर हो जाएगी, और अगर साउथ अफ्रीका जीती तो नंबर 1 पर आ जाएगी। तो इसका भी हम आपको थोड़ी देर में इसका और रिजल्ट बताएंगे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।